ढाका की सड़कों पर हजारों लाखों की भीड़, 17 साल के बाद एक बड़े नेता की वापसी, और साथ में ये अटकलें कि वो शायद बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान की। उनकी वापसी से बांग्लादेश की राजनीति में एक जबरदस्त हलचल है, और यहाँ तक कि भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों में भी ये बहस छिड़ गई है कि शायद ये भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए एक अच्छा मोड़ हो सकता है। हाँ, ये बात सुनने में आ रही है। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? क्या 17 साल लंदन में बिताने के बाद लौटा एक नेता वही होता है जो देश छोड़कर गया था? चलिए आज इन स्रोतों की मदद से इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि तारिक रहमान का अतीत उनके भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब तारिक रहमान पहले सत्ता के करीब थे तो उनका रिकॉर्ड कैसा था, क्योंकि उनकी छवि काफी विवादित रही है। बिल्कुल। और उनके अतीत को समझने के लिए हमें एक जगह का नाम समझना होगा, हवा भवन। हवा भवन? जी। स्रोतों के मुताबिक जब उनकी मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं, तब तारिक रहमान ढाका में प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ही इस हवा भवन से एक समानांतर सत्ता का केंद्र चला रहे थे। एक समानांतर सत्ता केंद्र, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसे थोड़ा और समझाइए। तो इसे ऐसे समझिए जैसे देश में एक चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन सारे बड़े फैसले, सारी बड़ी डील्स, अधिकारियों के तबादले, ये सब एक प्राइवेट जगह से हो रहे हैं, और उस जगह की चाबी प्रधानमंत्री के बेटे के पास है। अच्छा। हवा भवन असल में वही था। स्रोतों में इसे एक ऐसी जगह बताया गया है जहां से पार्टी के टिकट बेचे जाते थे, सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जाते थे, और यहां तक कि टोल प्लाजा से भी वसूली की जाती थी। एक मिनट, ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बगल में हो रहा था? जी, ज्यादा दूर नहीं था। तो क्या उनकी माँ, जो खुद प्रधानमंत्री थी, उन्हें इसकी कोई खबर नहीं थी, या वो इसे नजरअंदाज कर रही थी? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बांग्लादेश की राजनीति में पूछा जाता है। स्रोतों के मुताबिक ये खुला रहस्य था। सबको पता था कि अगर आपको कोई अच्छी पोस्टिंग चाहिए या कोई बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, तो रास्ता प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं बल्कि हवा भवन से होकर जाता था। बिल्कुल। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, और कहा जाता है कि आपको नकद लेके जाना पड़ता था। वो पैसा लेते और आपका काम हो जाता। ये एक तरह की संगठित गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का केंद्र बन गया था। और उन पर सिर्फ यही आरोप नहीं थे, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े लगभग 84 मामले उन पर दर्ज हुए थे। 84? जी, 84। हालांकि बाद में उनमें से कई मामले राजनीतिक कारणों से खारिज कर दिए गए, लेकिन ये आरोप उनकी छवि का एक हिस्सा बन गए। भ्रष्टाचार के आरोप तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो स्रोत हमने देखे उनमें इससे भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक बातों का जिक्र है, खासकर भारत के नजरिए से। हाँ, ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ पैसे बनाने तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर हवा भवन का दूसरा और ज्यादा खतरनाक चेहरा सामने आता है। उन पर भारत के एक बड़े अलगाववादी समूह उल्फा, ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। जी, उसी उल्फा को हथियार सप्लाई करने में मदद करने के गंभीर आरोप हैं। उल्फा वो संगठन है जो कई दशकों से भारत के असम राज्य में हिंसा और अलगाववाद के लिए जिम्मेदार रहा है। और ये सिर्फ आरोप नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी घटना भी हुई थी, है ना? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। 2004 में चिटगांव पोर्ट पर 10 ट्रक भरकर हथियार पकड़े गए थे। 10 ट्रक? 10 ट्रक। जब हम 10 ट्रक कहते हैं तो इसका मतलब समझना जरूरी है। इसमें हजारों AK-47 राइफलें, लाखों गोलियां, ग्रेनेड और यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर भी थे। बाप रे, ये तो किसी छोटी मोटी सेना को लैस करने के लिए काफी है। बिल्कुल। सूत्रों का कहना है कि ये खेप इतनी बड़ी थी कि इससे भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट में कई सालों तक अशांति और हिंसा फैलाई जा सकती थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि पड़ोसी देश के खिलाफ एक तरह का प्रॉक्सी वॉर चलाने की तैयारी थी। कई विश्लेषक इसे इसी नजर से देखते हैं। इस पूरे मामले को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हथियार तस्करी में से एक बताया गया है, और जांच में उंगलियां सीधी हवा भवन की तरफ उठी, यानी तारिक रहमान की तरफ। जी, कि ये सब उनकी देखरेख में हो रहा था, और इसमें बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसियों के कुछ अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा एक और बहुत गंभीर आरोप है। 2004 में शेख हसीना, जो उस वक्त विपक्ष की नेता थी, उनकी एक रैली पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। हाँ, वो भयानक हमला। उस हमले में 24 लोग मारे गए थे और शेख हसीना बाल बाल बची थी। और उस हमले में भी तारिक रहमान का नाम आया था। हाँ, बाद में एक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह
हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश, जिसे हुजी बीबी कहते हैं, उसके प्रमुख ने अदालत में गवाही दी थी। अच्छा। उसने कोर्ट में कबूल किया कि इस हमले की योजना तारिक रहमान और उस समय के गृह राज्य मंत्री सहित कई बड़े लोगों के साथ मिलकर बनाई गई थी। तो ये आरोप सिर्फ भ्रष्टाचार से कहीं आगे बढ़कर सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास भ्रष्टाचार का एक पूरा तंत्र है, जिसे हवा भवन कहा गया, और भारत विरोधी आतंकवादी समूहों की मदद करने के गंभीर आरोप हैं। अब उनके राजनीतिक फैसलों की बात करते हैं। स्रोतों में उनकी पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी के गठबंधन का बार बार जिक्र आता है। ये गठबंधन कैसा था? ये बांग्लादेश की राजनीति का एक बहुत ही अहम अध्याय है। जब बीएनपी ने जमाते इस्लामी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो सतह पर ये एक सामान्य राजनीतिक गठबंधन लग सकता था, लेकिन स्रोतों के मुताबिक इसका असर बहुत गहरा और खतरनाक था। उस दौर में, यानी 2001 से 2006 के बीच, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर, साथ ही ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों पर हमले और अत्याचार लगभग रोज की बात हो गए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या थी, या इसके पीछे कोई वैचारिक वजह थी? यहीं पर बीएनपी और जमात के गठबंधन का असली चेहरा सामने आता है। सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ सत्ता के लिए एक मौकापरस्त गठबंधन नहीं था। बीएनपी के लिए ये सत्ता में आने का एक जरिया था, लेकिन जमात इस्लामी के लिए ये बांग्लादेश के सेक्युलर ताने बाने को ही बदलने का एक मौका था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जहां बीएनपी या अवामी लीग जैसी पार्टियों का मकसद सत्ता में बने रहना और शायद पैसा कमाना हो सकता है, वहीं जमात इस्लामी का लक्ष्य राजनीति के जरिए इस्लाम का अपना एक कट्टरपंथी संस्करण देश पर लागू करना है। मतलब एक गठबंधन में एक पार्टी पैसे और पावर के लिए है और दूसरी विशुद्ध विचारधारा के लिए। ये तो बहुत ही अस्थिर और खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। जमात को पैसे से उतना मतलब नहीं है जितना अपनी विचारधारा को फैलाने से है। वो बांग्लादेश में खास तरह का शरिया आधारित समाज देखना चाहते हैं। उनकी विचारधारा में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सीमित जगह है। या तो धर्म बदलो या दोयम दर्जे के नागरिक बनो। कुछ ऐसा ही। हर चीज को एक रेडिकल इस्लामिक नजरिए से देखा जाता है। जब ऐसी पार्टी सरकार में भागीदार बनती है तो उसके कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यकों पर हमले करने का एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सत्ता उनका बचाव करेगी। सही पकड़ा आपने। और उस दौर में यही हुआ। तो ये तो हुआ उनका अतीत, जो भ्रष्टाचार, हिंसा और कट्टरपंथ के साथ गठबंधन के आरोपों से भरा हुआ नजर आता है। लेकिन अब आते हैं आज पर। वो 17 साल बाद वापस आ गए, तो ये हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर वापस लाता है। क्या वो बदल गए होंगे? देखिए, ये $1 मिलियन का सवाल है। दिलचस्प बात तो ये है कि आज की तारीख में वो बांग्लादेश में एक रजिस्टर्ड वोटर भी नहीं है। अच्छा जी, लेकिन माना जा रहा है कि वो जल्द ही ये औपचारिकता पूरी कर लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं जो पूरी तरह से आने वाले चुनावी नतीजों पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो वो दो रास्ते या दो सिचुएशन क्या हो सकती हैं? पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है, मान लीजिए कि तारिक रहमान की वापसी की लहर पर सवार होकर बीएनपी को चुनावों में भारी बहुमत मिल जाता है। एक थम्पिंग मेजॉरिटी। जी, अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि वो अपनी विदेश नीति और घरेलू नीति स्वतंत्र रूप से चलाएं। स्वतंत्र रूप से चलाने का मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो ज्यादा उदारवादी होंगे या भारत के प्रति ज्यादा दोस्ताना रुख अपनाएंगे? इसकी संभावना है। जब आपके पास पूर्ण बहुमत होता है तो आपको सरकार चलाने के लिए जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सही। तब वो दुनिया को, खासकर पश्चिमी देशों और भारत को, एक नया और सुधरा हुआ चेहरा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे सकते हैं, निवेश लाने की बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। वो क्या? भारी बहुमत कभी कभी नेता को निरंकुश भी बना देता है। तो ये कहना मुश्किल है कि उनके पुराने तौर तरीके वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये हुई पहली सिचुएशन। और दूसरी क्या है? दूसरी सिचुएशन, जो शायद ज्यादा यथार्थवादी भी लग सकती है, वो ये है कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बन जाए, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाए। हंग असेंबली जैसी स्थिति। बिल्कुल। ऐसी हालत में सरकार बनाने के लिए उन्हें गठबंधन करना पड़ेगा। और उनके स्वाभाविक और पुराने सहयोगी कौन है? जमात इस्लामी। जी। और अगर उन्हें फिर से जमात का हाथ थामना पड़ा तो इसका भारत के लिए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि भारत को एक ऐसी सरकार से डील करना पड़ेगा जिसका एक प्रमुख सहयोगी खुले तौर पर भारत विरोधी और कट्टरपंथी है। सीमा पर सुरक्षा, आतंकवाद पर सहयोग, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा, वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये सारे मुद्दे तुरंत तनाव का कारण बन जाएंगे। ये 2001 से 2006 वाली स्थिति की एक तरह से वापसी होगी, जिसे भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा।
और अल्पसंख्यकों के लिए? उनके लिए तो ये एक बुरे सपने के सच होने जैसा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी ये गठबंधन सत्ता में आता है तो उन पर हमले बढ़ जाते हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकालता है? एक तरफ एक बड़े नेता की नाटकीय वापसी है, जिसे लेकर कुछ लोग उम्मीदें लगा रहे हैं, कुछ भारतीय विश्लेषक भी उन्हें एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं। हाँ, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से बेहतर। शायद ये सोचकर कि एक स्थायी राजनीतिक सरकार से डील करना आसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ उनका एक ऐसा अतीत है जो गहरे भ्रष्टाचार, भारत विरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथी ताकतों के साथ खतरनाक गठबंधन से जुड़ा रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लंदन में बिताए 17 सालों ने तारिक रहमान को एक व्यक्ति और एक नेता के तौर पर बदला है? क्या उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदला है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। जी। और जैसा कि हमने चर्चा की, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। अगर उन्हें अपने दम पर बहुमत मिलता है तो कहानी अलग हो सकती है, और अगर उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है तो वो वापस अपने पुराने और आजमाए हुए साथी जमाते इस्लामी के पास ही जाएंगे। और ये हमें सोचने के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 17 साल का लंबा निर्वासन किसी व्यक्ति की मूल राजनीतिक विचारधारा और कार्यशैली को सच में बदल सकता है? या सत्ता में वापसी की मजबूरियां हमेशा पुराने और आजमाए हुए गठबंधनों को ही मजबूत करती हैं, चाहे वो कितने भी खतरनाक क्यों न हो?